हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के चैप्टर 3 के सेक्शन 4 से 11 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम चैप्टर 2 तक की चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जो कहता है इन्फॉर्मेंट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी कि संरक्षण अधिकारी को सूचना तथा सूचनादाता के दायित्व का अपवर्जन। इसका सब क्लॉज फर्स्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा हुई है या घरेलू हिंसा किए जाने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचित करेगा। इसका सब क्लॉज सेकंड कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो गुड फेथ में सूचना देता है संरक्षण अधिकारी को, तो उसके विरुद्ध कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 कहता है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। इसमें सब क्लॉज फर्स्ट कहता है कि पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसको भी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त हुई है या किसी अन्य तरीके से वह घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त करता है, तो वह व्यतीत व्यक्ति को सूचित करेगा, यानी कि वो एग्रीड पर्सन को सूचित करेगा कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो इसको क्लॉज देखते हैं हम। क्लॉज ए कहता है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत व्यतीत व्यक्ति को बताएगा कि वह संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष हेतु आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेश के लिए आवेदन कर सकता है। और क्लॉज बी में सेवा प्रदाताओं के बारे में बताएगा और क्लॉज सी में संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं के बारे में, यानी कि वो क्या क्या सेवा दे सकते हैं, उनकी उपलब्धता के बारे में बताएगा। क्लॉज डी कहता है कि उस व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत उसको निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार है। क्लॉज ई कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत जहां रिलीवेंट हो वह शिकायत फाइल करने के बारे में उसको बताएगा कि वो उसके अंतर्गत भी शिकायत फाइल कर सकता है। तो इसका प्रोविजो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के लिए सूचना प्राप्त करता है, तो जो पुलिस अधिकारी है उसके दायित्व का उससे एक्सक्लूजन, यानी कि पुलिस अधिकारी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा। यदि संज्ञेय अपराध के बारे में कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को सूचित कर देता है, तो उसके बाद पुलिस अधिकारी का दायित्व वहीं के वहीं बना रहेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 कहता है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स, यानी कि शरण गृहों के कर्तव्य। यदि एग्रीड पर्सन या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता यदि शरण गृह के अधिकारी से उसे शरण देने का आग्रह करती है, आवेदन करते हैं, तो वह शरण गृह का अधिकारी उसको शरण गृह में रखेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, यानी कि ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। यदि एग्रीड पर्सन या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी चिकित्सा सुविधा के अधिकारी से उसे चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कहता है, तो वह चिकित्सा सुविधा का अधिकारी उसको चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। जो संरक्षण अधिकारी उनकी नियुक्ति जो राज्य सरकार है वह अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसी संख्या में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा वह आवश्यक समझी, और उन क्षेत्रों को भी नोटिफाई कर सकेगी जहाँ वह संरक्षण अधिकारी अपनी सेवा देंगे या अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि संरक्षण अधिकारी जहाँ तक होगा स्थिर होगी और उसको वही अनुभव और योग्यता होगी जैसा कि इस अधिनियम द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाए। और सब क्लॉज सेक्शन 3 के उसका सब क्लॉज 3 कहता है कि संरक्षण अधिकारी उसके अधिकारियों की जो सेवा और शर्तें होंगी वह ऐसे होंगी जैसा कि प्रेस्क्राइब किया जाए। अब हम बात करते हैं सेक्शन आगे के सेक्शन के बारे में। तो अब सेक्शन 9 कहता है कि ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य क्या होंगे। इसका सब क्लॉज ए कहता है कि संरक्षण अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। तो वो जो संरक्षण अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट का उसके कार्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा। और क्लॉज बी कहता है कि जो घरेलू हिंसा की उसकी शिकायत मिलने पर संरक्षण अधिकारी ऐसे प्रारूप में जैसा कि प्रेस्क्राइब किया जाए मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करेगा, और उसकी एक जो कॉपी है वो पुलिस अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा हुई है उसको देगा, और उसकी एक कॉपी सेवा प्रदाताओं के पास भेजेगा। और क्लॉज सी कहता है कि जो संरक्षण अधिकारी है वो यदि व्यतीत व्यक्ति संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट को उसके बारे में एक प्रारूप में
एक रिपोर्ट भेजेगा। और क्लॉज डी कहता है कि संरक्षण अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत विधिक सेवा प्राप्त हुई है या नहीं प्राप्त हुई है। क्लॉज ई कहता है कि संरक्षण अधिकारी जो है वो उस स्थानीय क्षेत्राधिकार में विधिक सहायता या परामर्श या शरण या चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले समस्त सेवा प्रदाताओं की सूची रखेगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज एफ के बारे में। क्लॉज एफ कहता है कि यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है यानी एग्रीड पर्सन चाहता है कि उसको सुरक्षित शरणगृह मिले या उसको तो वह शरणगृह में उसको सौंपे जाने की जो रिपोर्ट होगी या व्यथित व्यक्ति को शरणगृह में रखा जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को या और एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा। इसका क्लॉज जी कहता है यदि व्यथित व्यक्ति को चोटें आई हैं तो उसकी चिकित्सा सुविधा भी संरक्षण अधिकारी कराएगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज एच के बारे में। और संरक्षण अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि सेक्शन 20 के अंतर्गत जो आर्थिक अनुतोष चाहा गया है जिसके लिए आदेश किया गया है उसमें दंड प्रक्रिया संहिता का पालन हुआ है या नहीं। अब आई कहता है कि ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन वह करेगा जैसे कि उसको सौंपी जाएंगे इस अधिनियम द्वारा। अब इसमें क्लॉज हम सेकंड क्लॉज के बारे में बात करते हैं। जो संरक्षण अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण या कर्तव्य के अधीन होगा और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे जाएंगे। हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वो है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन स्वयंसेवी संघ या कंपनी अधिनियम 1956 या किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई कंपनी विधिपूर्ण साधनों द्वारा स्त्री के अधिकारों हितों के संरक्षण के उद्देश्य से वैदिक सहायता चिकित्सा सहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं को राज्य सरकार के साथ सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड करती है जो स्वयं की इच्छा के अनुरूप है। और इसमें जो सेवा प्रदाता के क्लॉज सेकंड में जो कर्तव्य है वो चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और उस संरक्षण अधिकारी को उसको रिपोर्ट करना, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना और यदि घरेलू हिंसा की कोई हुई है तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करना। और क्लॉज 3 इसका इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि यदि सेवा प्रदाता या उसके कोई मेंबर जो हैं घरेलू हिंसा के लिए गुड फेथ में कोई कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी यानी कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के कर्तव्य। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस अधिनियम के प्रावधानों का यानी कि इस अधिनियम के जो प्रावधान बनाए गए उनका समय समय पर सार्वजनिक तरीके से यानी कि रेडियो टेलीविज़न प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसार प्रचार यानी कि उनको पब्लिश किया जाए। इसका क्लॉज बी कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी जिसमें न्यायिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसका क्लॉज सी कहता है कि घरेलू हिंसा की सेवाएं देने वाले मंत्रालय और विभागों में आपस में समन्वय स्थापित किया जाएगा जिससे कि आगे जाके कोई भी समस्या ना हो। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। गुड डे, गुड बाय।